जो कि बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज, सेकंड आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज़ स्लीप। मदरहुड इज अ वेरी न्यू फेस, मतलब एक मदरहुड के अंदर उसको ऐसी चीज आती है कि उसके सारे हार्मोन्स भी प्ले कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उसको आदत नहीं थी अभी किसी को संभालने की, वो फर्स्ट टाइम किसी को संभाल रही है, एक नया एक्सपीरियंस है उसके लिए। Hello everyone, myself Dr. Reema Chandran. I'm a senior physiotherapist at Mediclub Neuro and Gynae Clinic. I'm having a vast experience in this field. Today we are going to have conversation with our senior doctor Shweta Mendiratta. Hi Dr. Reema, I'm Dr. Shweta Mendiratta, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर रीमा, क्योंकि हम दोनों काफ़ी टाइम से अब एक दूसरे को जानते हैं, सो आई वुड लाइक टू आस्क, अक्सर जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो अचानक उनको एक दिन सूझता है कि हमारा वेट काफ़ी प्रेगनेंसी में गेन हो गया है, तो अब हम पोस्टमार्टम वेट लॉस के लिए क्या करें। तो अक्सर मैं अपनी तरफ से तो उनको डाइट वगैरह सब कुछ समझा देती हूँ, बट आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पोस्टमार्टम वेट लॉस के लिए आता है, तो आप क्या करना प्रेफर करते हैं? मैम, वेट लॉस मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को ये स्टार्ट कराते हैं कि हमें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना है, ब्रिस्क वॉकिंग। उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें हम बैक मसल्स, पैरास्पाइनल मसल्स, कोर मसल्स, थाई मसल्स, इन सब पे फोकस किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने डाइट पे फोकस करिए, शुगर प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड आइटम्स को अवॉइड करिए, और एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर्स को इन्वॉल्व करें। थर्ड चीज़ है प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज स्लीप। उसके बाद मैम, कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, और क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेबी का न्यूट्रिशन। तो उसमें आप अपने क्या मेन टिप्स देना चाहेंगे जो मैं अपने पेशेंट्स को आगे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? सो डॉक्टर रीमा, ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, स्पेशली जब ब्रेस्ट फीडिंग में पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम मेरा वेट लॉस कैसे हो। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले इसमें जो रोल होता है वो उनके न्यूट्रिशन और उनके स्लीप का होता है। अगर वो एक एडिक्वेट स्लीप लेते हैं तो ही जो वो न्यूट्रिशन है वो एडिक्वेट और एक अप्रोप्रिएट क्वालिटी ले पाते हैं, बिकॉज देन उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना वो काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हम कम रखना प्रेफर करते हैं अगर वो वेट लॉस की जर्नी में स्टार्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम कोशिश करते हैं कि उनका फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो डाइट के अंदर। अगेन प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उनको कम से कम खाने चाहिए, स्पेशली क्योंकि इनिशियल 40 डेज़ में जब वो थोड़ा रेस्टिंग फेस में होते हैं, इनिशियल 7 डेज़ में उनको एंटीबायोटिक्स चलती है अगर उन्हें एपिजियोटमी लगी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, तो वो थोड़ा रेस्टिंग फेस में होते हैं। एसिडिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे आर इन द रेस्टिंग फेस। तो हम कोशिश करते हैं जो बहुत ही हैवी मील्स होती हैं या बाहर का खाना होता है वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि उनको एसिडिटी ना हो, किसी भी प्रकार का उनको इन्फेक्शन ना हो। अगेन प्रोसेस्ड फूड से भी यही चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर नेचुरल डाइट इन द हाउस। सो घर का बना हुआ नॉर्मल डाइट विच इज़ रिच मोर in proteins या fibers, that is always preferable। अगर वो regularly salads का intake करें, soups का intake करें, that will always help them। अगेन उसके अंदर उनको ये ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज दे हैव टू लैक्टेट देयर बेबीज, तो लिक्विड्स की मात्रा एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड्स उनकी बॉडी में एडिक्वेटली जाने चाहिए, चाहे वो सूप्स के फॉर्म में जाए, जूसेस के फॉर्म में जाए, वाटर के फॉर्म में जाए, कोकोनट वाटर के फॉर्म में जाए, दैट विल हेल्प देम। फ्रूट्स लाइक पपाया उनके जो डाइटरी मोशन है उनको हेल्प करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली इस टाइम पे पाई जाती है, जिसके चलते हमें ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन के चलते उनकी ब्लॉटिंग हो जाती है बॉडी में, एंड कॉन्स्टिपेशन इज अगेन बिकॉज ऑफ द रेस्टिंग फेस।
कमिंग टू दी एक्सरसाइजेज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इनिशियली, तो उसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इनिशियली जैसे आपने बोला लो इम्पैक्ट, तो मैं क्या कहती हूँ कि जब इनिशियल 40 डेज बीत जाते हैं, क्योंकि ये मिथ होता है या कल्चर होता है या रिचुअल होता है कि इनिशियल 40 डेज में घर से बाहर मत निकलो, तो उसके बाद मैं कहती हूँ अब 40 डेज हो गए, अब घर से बाहर निकलना सीखो। तो उन 40 डेज में मैं डेफिनेटली उनको ये कहती हूँ कि आफ्टर ईच मील दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, मतलब अपने ही रूम में 10-15 मिनट चक्कर मार ले। स्पेशली जितनी बार वो वॉशरूम जा रहे हैं तो वो उठ रहे हैं, या जितनी बार वो अपना खाना लेने के लिए किचन तक जा रहे हैं तो वो उठ रहे हैं, तो उठ ही रहे हैं तो 15-20 मिनट तक थोड़ा सा टहल ले। आफ्टर 40 डेज मैं उनको कहती हूँ कि आप कम से कम यू गो आउट फॉर अ वॉक 20 मिनट्स, घर से बाहर निकलो 20 to 30 मिनट्स के लिए आप वॉक करो। नेक्स्ट मंथ मैं उनको कहती हूँ कि आप ब्रिस्क वॉक को शुरू करो। उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो है थोड़ा सा बैक स्ट्रेंथनिंग, जैसे कि आप कह रहे थे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को करो। इनिशियली उनको कीगल्स एक्सरसाइजेस मैं तुरंत ही समझा लेती हूँ, एंड एट द सेम टाइम उनको मैं ये समझाती हूँ कि जब आप बैक स्ट्रेंथनिंग करें तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी साइमल्टेनियसली आप कर लो। देन वंस उनकी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाती है, देन कार्डियो को और हम फ्रीक्वेंट कर लेते हैं, कार्डियो को बढ़ा देते हैं। एंड आफ्टर 6 months I always tell them to go for the abdominal exercises. That is what I prefer in my patients. Okay, ma'am. So that will help a lot. Yeah. Second thing, मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि हम ऐसी क्या एक्टिविटीज को पेशेंट को बताएं कि हम उनको क्या अवॉइड करना है और क्या चीजें उनको करनी चाहिए पोस्टपार्टम में। सो आई वुड से दैट जैसे कि मैं प्रेगनेंसी में उनको बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी भी एक फिजियोलॉजिकल ही फिनोमिना है, उसी तरह से पोस्टपार्टम फिनोमिना को थोड़ा सा डेलिकेटली लेके उसको भी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना को लेके चले। एक्टिविटीज के अंदर मैं उनको ये कहती हूँ कि घर वालों के साथ वो ज्यादा से ज्यादा बात करें ताकि उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये सब चीजें ना हो। बिकॉज क्या होता है कि वो एक ही कमरे में अपने बच्चे के साथ रहती हैं, बंद रहती हैं, तो बहुत सी सोचें होती है जो दिमाग में आते हैं। अगेन जो फीमेल हार्मोन्स उस टाइम पे रिलीज होते हैं वो भी उनको बहुत तंग करते हैं। सो आई टेल देम कि इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द हाउस होल्ड कोर्स, जो बैठे बैठे रूम के अंदर घर के अंदर एटलीस्ट हो जाए। दे शुड talk more often to their partners should involve more while talking to them, उनकी एक एक बात को उनको कोशिश करना चाहिए कि वो बात करें उनसे, ताकि अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहे हैं तो उनको पता चले। इट्स मदरहुड इज अ वेरी न्यू फेस, मतलब एक मदरहुड के अंदर उसको ऐसी चीज आती है कि उसके सारे हार्मोन्स भी प्ले कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उसको आदत नहीं थी अभी किसी को संभालने की, वो फर्स्ट टाइम किसी को संभाल रही है, एक नया एक्सपीरियंस है उसके लिए। तो वी शुड मेक श्योर कि हम पार्टनर्स को ये बात को समझाएं कि आपको उसको अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, ना कि उसको एक कमरे में उसको छोड़ दे बच्चे के साथ कि वो सिर्फ लैक्टेट कराए। अक्सर ये कहा जाता है कि बस तुम आराम करो तो आराम कर करके वो थक जाता है इंसान कभी कभी। सो दे शुड इन्वॉल्व इन द हाउस होल्ड कोर्स। दे शुड मतलब घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में कम से कम 15-20 मिनट एटलीस्ट उन्हें वॉक कर लेना चाहिए। फ्लूइड का इंटेक अगेन जैसे हमने बोला वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिपेशन ना हो उनको, तो इसलिए भी फ्लूइड्स और फाइब्रस फूड्स का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। उसके अलावा उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो नींद पूरी ले रही हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होंगे वो भी उनके कम से कम रिलीज होंगे। ये सब चीजें। ओके मैम। सो आप डॉक्टर रीमा, इसके अलावा आपने क्या पाया कि एट दैट टाइम जब वो एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं पेशेंट्स सो आई हैव ऑलवेज सीन दैट इनिशियली उनमें बहुत जागरूकता होती है, बट इवेंचुअली जब वो घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं आफ्टर 40 डेज उनके ऊपर अचानक से बच्चे का भी प्रेशर होता है, घर का भी प्रेशर होता है। सो डू यू रियली फाइंड दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड विद यू, या वो उसके बाद छोड़ देते हैं एक्सरसाइजेस? क्या वो रूटीनली फॉलो कर पाते हैं? मैम ऐसा अक्सर सिर्फ 10 में से 4 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, जो अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो अपनी एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली करते हैं। बाकी जो 6 होते हैं हमारे पास, वो जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और वो उसके बाद अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। और जो एक एक्सरसाइज वाली चीज़ है, अपने ऊपर टाइम देना या योगा करना या मेडिटेशन करना, थोड़े टाइम बाद आफ्टर सर्टेन मंथ्स हम कहते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शुरू करो, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओनली कुछ % लोग हैं जो अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं या फिर वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते रहते हैं और ये पता करते रहते हैं कि क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें नहीं। एग्जैक्टली डॉक्टर रीमा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों की
यू नो उनके अंदर जोश तो इनिशियली बहुत ज्यादा होता है कि मैम मैं जी। फटाफट वेट लूज करना चाहती हूँ, मैम प्लीज मुझे हेल्प कर दो, बट आई फील दैट वेट लॉस इज अ जर्नी। हाँ जी। अगर हमने 9 महीने में उस वेट को बढ़ाया है तो उसको घटाने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 साल देना चाहिए, एंड इट डेफिनेटली रिड्यूसेस अगर आप उस जर्नी में हमारे साथ लगातार बने हाँ रहो। जी। थैंक यू डॉक्टर रीमा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, ma'am, so much. थैंक यू सो मच। Yeah.